हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 25 जनवरी 2024 और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 24 और 25 जनवरी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। तो पहला अपडेट है 23 जनवरी 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पराक्रम दिवस 2024 के रूप में मनाएगी। अगला अपडेट है हाल ही में पीएम मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट अपडेट है भारत ने विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी और समानता गठबंधन लॉन्च किया। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली यूएसए के स्कूलों ने हिंदी को विश्व भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। नेक्स्ट है हाल ही में पर्यटन विभाग कारगिल द्वारा लद्दाख में ममनी महोत्सव आयोजित किया गया। नेक्स्ट है संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन के लिए भारतीय थल सेना की विशेष टुकड़ी मिस्र पहुंची। नेक्स्ट है हाल ही में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट है केरल की मधिका भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट है हाल ही में जस्टिस शिवराज वी पाटिल की आत्मकथा टाइम स्पेंड डिस्टेंस ट्रेवल का विमोचन किया गया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। आगे की वीडियो में हम इनको एक एक के लिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला अपडेट है 23 जनवरी 2024 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पराक्रम दिवस 2024 के रूप में मनाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में 23 जनवरी 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाएगी और इस खास दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे और उन्होंने जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारे दिए और जिन्होंने युवाओं में आज़ादी के लिए प्रेरणा का काम किया। पहले इस दिन को सुभाष चंद्र जयंती के नाम से सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी का योगदान देखते हुए उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने पंडित नेहरू साथ मिलकर कांग्रेस के लोकप्रिय युवा दल के रूप में स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था और उन्होंने पूर्ण स्वराज का समर्थन किया था। उन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जबरन भारतीयों को युद्ध में घसीटे जाने का विरोध भी किया था और उनकी इसी क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया। लेकिन 1941 में वे अफगानिस्तान से सोवियत संघ होते हुए जर्मनी चले गए। जर्मनी जाकर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और उनसे अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में भारतीयों को साथ देने को कहा। उन्होंने सिंगापुर में भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को इकट्ठा किया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी और जिसने देश की आज़ादी में सबसे बहुत बड़ा योगदान दिया। सभी जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के योगदान को। और उनका नारा था जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुनकर अनेकों युवा देश के लिए अपने प्राण बलिदान होने के लिए तैयार हो जाते थे। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में पीएम मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो पीएम मोदी ने हाल ही में अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग ने एक नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन के दौरान बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया और यह कार्यक्रम समूचे भारत की लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि स्टीम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सिखाने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत युवा लड़कियों के लिए स्टेम क्षेत्र में करियर में दिलचस्पी जगाने के लिए 150 से ज़्यादा स्टेम लैब बनाए जाएंगे और यह पायलट प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगा। यह कार्यक्रम उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रमाण पत्र हासिल करने, सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए वित्त पोषण और करियर विकास कार्यक्रमों का भी समर्थन करेगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है भारत ने विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी और समानता गठबंधन लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो हाल ही में भारत ने विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर लैंगिक समानता, बराबरी और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा की और यह गठबंधन बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नेटवर्क भागीदार के रूप में और इन्वेस्ट इंडिया एक संस्थागत भागीदारी के रूप में शामिल हुआ है इस गठबंधन में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष क्लास श्वाब ने इस पहल का पूर्ण समर्थन के साथ भागीदार बनने पर सहमत हुए और इस गठबंधन को मास्टरकार्ड, गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईएमडी लॉजिन, उबर, टाटा, टीवीएस, बायर और उद्योग जगत के 10,000 से अधिक भागीदारों सहित उद्योग जगत के नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, यानी काफ़ी कंपनियों ने इसे सपोर्ट किया। और इस वैश्विक गठबंधन के उद्देश्यों की बात करें तो वैश्विक समुदाय के लिए G20 नेताओं की प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाना, ये इसका एक उद्देश्य है। महिला केंद्रित विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। और सामाजिक क्रांति लाना और महिलाओं को सुशासन के केंद्र में रखना, ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा हमने इसमें भी एक टर्म यूज की थी इन्वेस्ट इंडिया, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। इसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तत्वाधान में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत सभी निवेशकों को भारत में अपना व्यवसाय स्थापित, संचालित और विस्तार करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यह एक गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनोवा में है और यह वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा, क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में जनवरी में आयोजित की जाती है हर साल। इसकी 5 दिवसीय 54वीं वार्षिक बैठक अभी हाल ही में 15 जनवरी 2024 से शुरू हुई थी और 21 जनवरी 2024 तक चली थी। और इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई। आज का नेक्स्ट अपडेट है, सिलिकॉन वैली यूएसए के स्कूलों ने हिंदी को विश्व भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कैलिफोर्निया में पहली बार सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में विश्व भाषा के रूप में हिंदी को शामिल करेंगे और कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में बड़े भारतीय अमेरिकी समुदाय ने इस निर्णय का स्वागत किया है। एक्चुअली यहाँ रहने वाले लोग अपने बच्चों को स्कूलों में हिंदी सिखाने की मांग कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से और इसी के तहत अगस्त में शुरू होने वाले 2024-25 सत्र में हॉर्नर मिडिल स्कूल और इरविंगटन हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल किया जाएगा। हॉर्नर मिडिल स्कूल और इरविंगटन हाई स्कूल में 65% छात्र भारतीय अमेरिकी हैं। इसके अलावा हिंदी को पहले से वैश्विक स्तर पर काफ़ी पहचान मिली हुई है। वर्तमान में यह कई देशों के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है जिनमें मॉरिशस, फिजी, जापान, इटली, नेपाल, साउथ अफ्रीका, फिनलैंड आदि देश शामिल हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में ब्रिटेन ने इसी शैक्षणिक सत्र में 1500 स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। वैश्विक स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 की हिंदी दिवस की थीम थी हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। इसकी इस वर्ष की थीम थी। इसके अलावा अगर हिंदी के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हिंदी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है और फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा हिंदी भाषा में अब वेब एड्रेस यानी कि URL भी बनाए जाने लगे हैं। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा भी हिंदी के शब्दों को अपना रही है, जैसे कि अवतार, इंग्लिश में भी अवतार लिखा रहता है, योगा आदि, इन मतलब काफ़ी सारे वर्ड हैं जो हिंदी के वर्ड हैं और वो एडिटेड अंग्रेजी भाषा में कॉपी हो रहे हैं। इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा विश्व की सबसे सरलतम वैज्ञानिक भाषा है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 19 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए देश के सभी क्षेत्रों से चुने बच्चों को प्रदान किया जाता है। 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 लड़कों और 10 लड़कियों का चयन किया गया था। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की बात करें तो कला और संस्कृति क्षेत्र में 7 पुरस्कार दिए गए, बहादुरी में 1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 1, नवाचार में 1, समाज सेवा में 4 और खेल में 5 बच्चों को पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अगर इस पुरस्कार की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को दिया जाता है और प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 पदक, 10,000 रुपये का पुस्तक वाउचर और 1 प्रमाण पत्र, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए बच्चे का और आयु 5 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चयन समिति प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए पुरस्कार विजेताओं के नामों को अंतिम रूप देती है। यानी इन बच्चों का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री करते हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में पर्यटन विभाग कारगिल द्वारा लद्दाख में ममनी महोत्सव आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो कारगिल के पर्यटन विभाग ने चितकन में लद्दाख के जातीय खाद्य उत्सव ममनी का आयोजन किया और ममनी उत्सव या जातीय खाद्य उत्सव कारगिल लद्दाख के सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और यह त्यौहार एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक है जो पर्यटकों को इस मौसम में कारगिल की ओर आकर्षित करता है। और इसका उद्देश्य की बात करें तो ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। शीतकालीन पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ये भी इसका एक उद्देश्य है और राज्य की स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, तो ये इसके उद्देश्य हैं इस त्यौहार को मनाने के। आज का नेक्स्ट अपडेट है, संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन के लिए भारतीय थल सेना की स्पेशल फोर्सेज की एक टुकड़ी मिस्र पहुंची है। इन पॉइंट्स की बात करें
तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास मिस्र के अंसास में 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक चलेगा। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन, ये इंडिया और मिस्र की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। जबकि एक भी अभी हाल ही में न्यूज़ में था डेजर्ट साइक्लोन, वो इंडिया और यूएई की आर्मी के बीच आयोजित किया जाता है। दोनों एक ही हैं, साइक्लोन साइक्लोन, जबकि एक साइक्लोन है एक डेजर्ट साइक्लोन, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना। जो डेजर्ट साइक्लोन है वो इंडिया और यूएई की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है, जो कि हाल ही में भी राजस्थान में आयोजित किया गया था। और जबकि जो साइक्लोन है वो इंडिया और इजिप्ट की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियानों में एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं को समझना है। यह अभ्यास 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में सैन्य प्रदर्शनियां और सामरिक बातचीत सम्मिलित होगी, और वहीं दूसरे चरण में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईडी, काउंटर आईडी और कॉम्बैट फर्स्ट एड प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और वहीं तीसरे चरण में निर्मित क्षेत्र में लड़ाई, बंधक बचाव परिदृश्यों पर आधारित संयुक्त सामरिक अभ्यास शामिल होगा। और वहीं दूसरी ओर भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, इसका 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हो गया है। और यह अभ्यास 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी। अभी रूफटॉप सोलर सिस्टम क्या है, तो ये बेसिकली मान लीजिए जो घरों पर सोलर पैनल लगे थे छतों पे, वही है रूफटॉप सोलर सिस्टम, मोटा मोटी यही है। और इससे क्या होगा, लोगों की जो बिजली की जरूरत है वो तो पूरी हो गई, और साथ में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बचेगी उसको बेचकर कमाई भी कर पाएंगे। और इस योजना का लक्ष्य है 40 गीगावाट बिजली उत्पादित करना इसी रूफटॉप सोलर सिस्टम से, इसका एम है। और नवीन और नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 तक सोलर पावर स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई। तो जो 73.31 गीगावाट का जो आंकड़ा है, ये ओवरऑल सारी टाइप की सौर ऊर्जा का आंकड़ा है। यानी इस टाइम पर जो देश में सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही है वो 73.31 गीगावाट है। जबकि जो 40 गीगावाट का मैंने आपको आंकड़ा दिया कि ये लक्ष्य है ओनली जो रूफटॉप सोलर सिस्टम है, ये इसका लक्ष्य है। इससे 40 गीगावाट तक की बिजली उत्पादित करना ये लक्ष्य है। और ओवरऑल अभी देश में कितनी हो रही है, तो वह है 73.31 गीगावाट। कुल सोलर कैपेसिटी के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावाट के साथ सूची में सबसे आगे है, और वहीं गुजरात 10.5 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। और अगर रूफटॉप सोलर सिस्टम की बात करें तो इस मामले में गुजरात टॉप पर है जो कि 2.8 गीगावाट, और जबकि महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा अगर रूफटॉप सोलर सिस्टम की बात करें तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो यही है रूफटॉप सोलर सिस्टम, आप समझ गए होंगे देख के। तो जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है, यह योजना आवासीय क्षेत्र में भारत की छत सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2014 में शुरू की गई थी। यानी वही कि जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से 2014 में शुरू की गई थी। और यह योजना MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके दिशा निर्देशों के तहत पात्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता और वितरक कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। कार्यक्रम का लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 गीगावाट की छत पर सौर स्थापित क्षमता हासिल करना है। यानी कि 40 गीगावाट तक, जो मैंने भी पहले बताया, 40 गीगावाट तक की सोलर पावर जनरेट करने की इसका लक्ष्य है। और वर्तमान में ये योजना अपने दूसरे चरण में है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, केरल की मधिका भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो मधिका भाषा केरल के कन्नूर जिले में केरीवेल्लूर ग्राम पंचायत के पास चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। और अब इस भाषा के केवल 2 ही वक्ता बचे हैं, एक है KP नारायणन और दूसरी उनकी भतीजी राजपुत्री। ये बस मधिका भाषा के एकमात्र वक्ता बचे हैं। मधिका भाषा की कोई लिपि नहीं है, यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का मिश्रण है। यह भाषा मुख्य रूप से कन्नड़ के पुराने स्वरूप हव्यक कन्नड़ से प्रभावित है। चकलिया समुदाय कर्नाटक के पहाड़ी इलाकों से आया था। समुदाय के कई सदस्य अभी भी पलाकुन्नू, कुकनम प्रांतांचल और एजिलोड जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। तो जो तस्वीर में आपको 2 लोग दिख रहे हैं, यही है KP नारायण और राजपुत्री जी। ये बस 2 ही लोग बचे हैं अब इस मधिका भाषा को बोलने वाले, यानी इनके बाद अब मधिका भाषा को बोलने वाला कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में जस्टिस शिवराज V पाटिल की आत्मकथा टाइम स्पेंड डिस्टेंट ट्रेवल का विमोचन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शिवराज V पाटिल ने अपनी आत्मकथा टाइम स्पेंड डिस्टेंट ट्रेवल का विमोचन किया। यह पुस्तक अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है। इस आत्मकथा का उद्देश्य उनके 84 वर्षों के प्राप्त अनुभव को साझा करना था।
जिसमें युवाओं को प्रेरित करने और उनकी जीवन यात्रा को प्रतिबिंबित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पुस्तक में उनके जीवन के पहलुओं जैसे बचपन, शिक्षा, एक वकील के रूप में कानूनी करियर, न्यायिक कार्यकाल और सेवानिवृत्ति के बाद गतिविधियां और सामाजिक सेवा शामिल है। तो बस ये थे आज के अपडेट्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।